हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन के प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। तो मैं एक और वन शॉट लेकर के आई हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगी और आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। शाम का टाइम था। एक लड़का बेतहाशा होकर सड़क पर भागे जा रहा था। वो बार बार पीछे पलट कर देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है ना। वो अपने आंसुओं को साफ कर रहा था और बेरहमी के साथ भाग रहा था। भागते भागते उसकी आंखों के आंसू सूखने के नाम नहीं ले रहे थे और वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। आखिरी पल उसे जो याद था, उसे सोच कर भी उसकी रूह कांप जाती थी। अचानक से भागते भागते वो शहर आ गया था। बीजिंग की बिजी सड़कों पर वो अभी भी भाग रहा था। गाड़ियां फुल रफ्तार में अपनी अपनी मंजिल की ओर जा रही थी। हर कोई अपने घर को जा रहा था, सिवाय इस शख्स के। वो शख्स बेतहाशा होकर, निराश होकर उस सड़कों पे दौड़ रहा था, अपनी मंजिल की खोज में। उसे कहाँ जाना है उसे नहीं पता। वो तो अभी भाग रहा था, बस भाग रहा था। भागते भागते अचानक से एक कार से जाके टकरा जाता है और जैसे ही वो टकराने को होता है, वो सीधे साइड हो जाता है। उसे फिर भी खरोंचे आई थी, चोट आया था और साइड होने के चक्कर में जो डिवाइडर पे बल्ब वाले खंबे होते हैं, उससे वो टकरा जाता है और सीधे उसके सर पे चोट लगती है और वो उसी डिवाइडर पे जाके टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है। वहीं जिस कार से उस शख्स की टक्कर हुई थी, अचानक से कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने की वजह से पीछे बैठा शख्स, जो कि हमारा वन शॉट स्टोरी का मेन कैरेक्टर लान वांगजी है, अचानक से वो अपने सीट से जंप कर जाता है और गुस्से में उससे कहता है, व्हाट द हेल, गॉड क्यों रोका तुमने, हाँ। तो वो ड्राइवर कहता है, सर कोई आ गया था सामने, इसी वजह से मैंने कार रोक दी। वांगजी कहता है, अब जो भी है यहाँ से चलो। वो कहता है, ठीक है सर। वांगजी एक नज़र पलटकर उस शख्स को देखता है जहाँ से उसके सर से खून बह रहा था। हालांकि वांगजी का उस शख्स का पूरा चेहरा तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बिना परवाह किए वापस से अपने लैपटॉप के अंदर मुंडी घुसा करके काम करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जिस शख्स की उस पोल से टक्कर लगने के कारण उसे चोट लगी थी, वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो चुका था। वहां पे बहुत सारे भीड़ जमा हो गए थे और लोगों में चिल्लम चिल्ली मची हुई थी। कोई कह रहा था डॉक्टर को बुला, तो कोई कह रहा था एम्बुलेंस को कॉल करो, कोई कह रहा था ये तो मर गया, कोई कह रहा था पुलिस केस बनेगा, कोई कह रहा था न जाने कौन है और कहाँ से आया है। हर तरह के लोग हर तरह की अलग अलग और अजीब बातें कर रहे होते हैं। बिना सर पैर की बातें, बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे होते हैं। वही शख्स अपनी आंखों को बंद किए हुए आखिरी बात वो वापस से याद करते हुए कहता है, नहीं, मैं मैं मर नहीं सकता। मुझे उसे ढूंढना है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे उसे ढूंढकर वापस वापस ले जाना होगा, वरना वरना वो, वो सबको मार डालेगा। हाँ, वो सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा। इतना बोलकर उस शख्स की आंखें बंद हो जाती हैं। हॉस्पिटल में उस शख्स को लाया जाता है और एडमिट कराया जाता है। आनंद फानंद में उसका इमरजेंसी ऑपरेशन होता है और जो कुछ भी ब्लड चढ़ाना था, जो कुछ भी प्रोसीजर होता है, डॉक्टर उन सभी प्रोसीजर को पूरा करते हैं। पूरे 8 घंटे के बाद उसे ओटी रूम से निकालकर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। हालांकि वो एक नॉर्मल केस था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहा होता है और उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो क्या करे ना करे, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। हालांकि वो कर भी क्या सकता था, इसी वजह से वो डॉक्टर उसको वहीं पे रख देता है। एक शख्स जहाँ से उसने उसे कॉल करके यहाँ तक लेके आया था, उतने सारे लोगों में से एक शख्स ने ही बस उसे यहाँ तक लाया था। जब डॉक्टर उसे कहता है फीस भरने के लिए, तो वो लान वांगजी का नाम बताता है, जिस वजह से डॉक्टर की बोलती ही बंद हो जाती है और वो फीस नहीं लेता है। और सामने जो बेड पर बेहोश पड़ा हुआ इंसान था, उसे बिना फीस के भी अच्छे से उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो जाता है। जो शख्स जो उसे बचा के लाया था हॉस्पिटल तक, वो उसे रोज मिलने के लिए आता था
रोज जिसके साथ बात करता था, फिर वो अपने काम पे चला जाता था। ऐसे करते हुए 7 दिन बीत गए थे। 7वां दिन था आज, जिस वजह से वो उस बेहोश पड़े हुए इंसान से मिलने के लिए आया था। वो जैसे ही आता है तो देखता है कि उसकी हाथें और आँख की पलकें झपक रही हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसके पास भागते हुए आता और कहता है, बाबा, क्या तुम्हें होश आ गया? धीरे-धीरे करके वो शख्स अपनी आँखें खोलता है, उस कमरे को देखता है, सब चीज़ को ऑब्जर्व करता है। वो कमरा बेहद ही शांत था। बहुत ही वाइट पर्दे लगे थे वहाँ पे, बहुत सारे, और वहाँ पे दवाइयों की स्मेल भी बहुत अजीब तरीकों से आ रही थी। फिनाइल की स्मेल आ रही थी और जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं उन सभी की स्मेल आ रही थी। वो अपने हाथों को उठाने की कोशिश करता है तो उसे अपना हाथ फील नहीं हो रहा था। हाथों में भारीपन और अजीब सा दर्द का एहसास होते ही वो मुंह बना रहा होता है तो सामने वाला शख्स उसे कहता है, आ बाबा, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे। तुम्हें पता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते हो, समझे ना? वो उसे देखता है और कुछ बोलने का कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से आवाज भी नहीं आ रही थी। तभी वो भाग कर जाता है और डॉक्टर को बुला के लाता है। डॉक्टर जब दोबारा उसे चेकअप करते हैं, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के बाद इंसान सदमा में चला जाता है, तो ये थोड़े दिन में रिकवर हो जाएंगे। इस इंसान को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और वो डॉक्टर को शुक्रिया अदा करता है, वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो शख्स वहां बैठ जाता है और उसे देखते हुए कहता है, बाबा, क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में सर हिला देता है। फिर वो उसे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हॉस्पिटल, तुम्हें याद है? विंग ना में सर हिला देता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अंकल हान हूँ और तुम मुझे अंकल बुला सकते हो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? विंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो जो डंपलिंग बना के लाया था ना, वो उसे मीठा सॉस के साथ में डुबा डुबा कर विंग को छोटा सा बाइट, मतलब मिचर मिचर करके मिक्स करके उसे खिलाने का ट्राई करता है। विंग 3-4 बार लेता है। उसके बाद उसे वॉमिट जैसा मन कर रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन और सब चीज़ के सप्लीमेंट्स के स्मेल आ रहे थे, इसी वजह से। उसके बाद वो नहीं खाता है। ऐसे करते हुए कुछ दिन और बीत जाता है और विंग थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो गया था। अब विंग ना हल्का हल्का करके कोशिश कर रहा था बोलने का, सभी चीजें ट्राई करने का। तो वो शख्स उससे कहता है, क्या तुम बोल सकते हो? तुम्हें अपना नाम पता है? विंग जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वो अपना ओरिजिनल नाम वी बुसियान नहीं बताता है और वो बोल देता है कि हाँ, मेरा नाम ना वी इंग है। तो वो जो अंकल थे, अंकल हान, कहते हैं, विंग बहुत ही प्यारा नाम है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? विंग कह हाँ में सर हिला देता है। पूरे 15 दिन के प्रोसीजर के बाद विंग, जो कि लगभग आधा ठीक हो चुका था, अंकल हान उसे अपने साथ घर लेकर आ जाते हैं। अंकल हान का घर बहुत बड़ा तो नहीं था, उसे एक कॉटेज मिला था। हालांकि अंकल हान उसे एक ऐसी जगह लेके आए थे जो कि बहुत बड़ा मैंसन था और ये लैंड विला था। लैंड विला के अंदर के साइड से यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा कॉटेज बना हुआ था। वहाँ पे चौकीदार, ट्राइबल प्रहरी, बॉडीगार्ड, बाउंसर, सभी लोगों के लिए अलग अलग कॉटेज बना हुआ था। उसी एक कॉटेज में से अंकल हान को भी कॉटेज मिला हुआ था जहाँ पे वो विंग को लेके आया था। जब वो विंग को लेकर आ रहा होता है तो बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। उसे देखते ही उसमें से एक कहता है, हान, तुम ये क्या कर रहे हो? किस बच्चे को यहाँ उठा के लेके आए हो? हमें पता है ना, हमारे वाइल्ड बीस्ट बॉस को पता चलेगा कि हमने किसी लड़के को लेके आए हैं तो फिर तुम्हें पता है ना, उन्हें लड़के और लड़कियां दोनों से नफरत है। वो अपने आसपास किसी भी अनजान और खूबसूरत लड़के और लड़कियों को नहीं रखते हैं। फिर तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तो हान कहता है, अरे, इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, अब ये कहाँ जाता भला? मैं जा रहा था तो मैं लेके आ गया। ये जब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो यहाँ से चला जाएगा। जैसे तैसे करके अंकल हान सभी लोगों को बोलती तो बंद कर देते हैं, लेकिन वो जानते थे कि जिस दिन इसकी ये हमारे बॉस की नज़र में आया तो बॉस इसका पता नहीं क्या ही करेंगे। फिर अंकल हान उसे कहता है कि तुम यहीं रहो और यहाँ से बाहर ज़्यादा दूर मत जाना, और खासकर विला वाला साइड एरिया में तो बिल्कुल भी मत जाना। विंग हाँ में सर हिलाकर वहां से जाकर अपने बेड पे बैठ जाता है और लेट जाता है। उसके सर में अभी भी हैवीनेस जैसा फील हो रहा था। वही अंकल हान जल्दी जल्दी से जा करके अपना कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था। वो जल्दी जल्दी से जाते हैं और खाना जाकर बनाकर रेडी कर देते हैं।
और बनाकर रेडी करने के बाद वापस से अपने कॉटेज में आ जाते हैं और वो विंग के लिए भी खाना लेकर आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लैन वांगजी, जो कि ऑफिस का काम खत्म करके अपनी स्टडी रूम से बाहर निकला ही था, तो वो बोलता है सर्वेंट को खाना लगाने के लिए। लैन वांगजी अधिकतर घर से बाहर ही खाना खाता था और उसे बाहर से की चीजें ही पसंद आती थी। उसे घर की चीजें पसंद आती भी थी तो ओनली फॉर बटलर हान के हाथ के ही। तो वो जैसे ही घर आता है, डाइनिंग एरिया में उसके लिए खाना लगा दिया गया था। पूरा का पूरा अमेरिकन डिश से सजा हुआ टेबल देखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस और फ्रूटफुल लग रहा था। मुझे वहाँ बैठता है, अपनी मनपसंद चीज़ों को खा लेता है और वापस से अपने कमरे में चला आता है। उस समय विंग लॉन एरिया के साइड में टेबल पे बैठा हुआ था और वो भी खाना खा चुका था। वहाँ पे बैठकर अपने दिन को याद कर रहा था, किस तरह से उसका दिन इतना बुरा और बद से बदतर होता गया। वहीं वांग जी अपने कमरे में आने के साथ ही अपने कपड़ों को कोट को उतारकर जैसे ही बेड पर रखकर शर्ट खोलकर वॉशरूम की तरफ जाने वाला होता है। हालांकि उसका रूम इतना बड़ा, खूबसूरत, आलीशान और शानदार था। हर तरफ वाइट पर्दे लगे थे जो हवा से हल्के से झोंके से इधर उधर तितर बितर हो रहे थे। उसका पूरा बेड वाइट था, सामने की दीवार वाइट थी और बाकी दीवारें ग्रे कलर की थी। उस कमरे में हर एक चीज एंटीक रखी हुई थी। वांग जी जैसे ही वहां से मुड़ता है, अचानक से उसकी नजर लॉन में बैठे शख्स पर जाती है। वो एक सेकंड के लिए तो उसे इल्यूजन होता है, फिर वो पलटकर जब देखता है तो देखता है कि एक पतला दुबला सा लड़का सही में सिटिंग एरिया वाले टेबल पे बैठा हुआ है। वांग जी अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है, वो शर्ट को नीचे फेंक देता है और वो उसने अभी ऊपर कुछ भी नहीं वेयर किया हुआ था। फिर वो अपने एक सीक्रेट रूम को ओपन करता है जो सीढ़ी से होते हुए सीधे लॉन एरिया की तरफ जाते हैं, जो कि गैलरी से होकर जाता था। तो पहले तो वांगजी गैलरी ओपन करता है, फिर गैलरी से होते हुए वो सीधे सीढ़ी से उतरते हुए उस लॉन एरिया की तरफ जाता है। वो पार करके उस तरफ आने को होता है, तब तक वहां से विंग जा चुका था। जब वो देखता है कि वो शख्स वहां बैठा हुआ नहीं है, तो वो थोड़ी दूर चलकर इधर उधर देखता है, पर उसे विंग कहीं नजर नहीं आता। वो इरिटेट होते हुए गुस्से वाले लहजों में कहता है, हत्ता है की परमिशन के बिना यहाँ पे कोई और भी आके रह रहा है, मैं इन लोगों को किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वांगजी वापस से अपने कमरे में चला आता है। आने के बाद वो तो अभी भी गुस्से में था ही, वो शावर लेने चला जाता है। एक लॉन्ग शावर लेने के बाद जब वो वापस से लौट के आता है, तो वो अभी भी उस ओर देख रहा था जहाँ पे विंग बैठा हुआ था। लेकिन विंग का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि जब तक वांगजी उसे बुला देखने के लिए आ रहा होता है, तब तक अंकल हान ने उसे आवाज लगाई थी, तो वो उठ के चला गया हुआ था कॉटेज में। वहीं वो सब कुछ कर चुकने के बाद उसे शाम को मीटिंग अटेंड करनी थी, जो कि पॉलिटिक्स वाली मीटिंग होने वाली थी। और वांग जी यहाँ पे एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ थोड़ा डेंजर और कह सकते हैं ऐसा कि वो बहुत ही मोस्ट डेंजर पर्सन है, जो कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो वो सीधे रेडी होता है और पॉलिटिक्स से मिलने के लिए वो वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो लोग उससे बात करके मीटिंग खत्म करके बाहर आते हैं, तभी उसके फोन पर कॉल आता है, जो कि उसकी सेक्रेटरी मिस आन्या की थी मिस तान्या की थी। मिस तान्या उसे कॉल करके कहती है, सर इट्स इमरजेंसी, आपको जल्दी आना होगा। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी उसके बाद जल्दी से कार में बैठता है। उसका बॉडीगार्ड स्वयं कहता है, बॉस हमें उस डेस्टिनेशन पर भी जाना होगा। वो हाँ में सर हिला देता है। सबसे पहले वांग जी जब ऑफिस आता है तो मिस तानिया उसे कहती है, सर हमारे कुछ शेयर्स ना 2-2% करके जिन लोगों के पास है ना, वो लोग आनाकानी कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग में अपना सहमति देने के लिए, और ऊपर से आपके सामने प्रपोजल रख रहे हैं कि आपको जो मिस्टर शिनयांग है उसकी बेटी से आपको शादी करना होगा। वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, इसकी मीटिंग कल के लिए अरेंज करो। और कुछ? तो मिस तानिया कह देती है, नहीं सर बस इतना ही। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती हैं। वहां से जाने के बाद वांग जी सीधे सुयांग के साथ एक डॉकयार्ड पे आता है, जो कि बहुत ही सुनसान और पुराने इलाकों जैसा था। वहां पे कोई किसी का पसंदीदा कोई रहता भी नहीं था। वांग जी वहां आता है और आने के साथ ही एक चेयर खींच कर बैठ जाता है। तभी वहां पे एक शख्स को लाया जाता है, जिसके पूरे मुंह पे
खून लगे हुए थे और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। उसके हाथों से उसके मुंह से ब्लड आ रहे थे। वांग जी इशारा करता है तो स्वयं उसके मुंह से पर से मास्क हटा देता है। उसका मुंह देखने में बहुत ही ज्यादा घिनौना और डरावना लग रहा था, क्योंकि उसे इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था और बहुत मारा था। वांग जी अपने दोनों हाथों को इंटरवाइन करते हुए उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, तो तुम, हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम मेरा पिक्चर क्लिक करोगे और वायरल कर दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हूँ? मुझे लोग बेताज बादशाह कहते हैं। यू नो नो, हाँ, आई एम अ बीस्ट किंग। तुम्हें नहीं पता कि एक बीस्ट क्या करता है? उसके अंदर रहम नाम का कीड़ा नहीं होता है। फिर वो इशारा करता और कहता है, इसे कंटेनर में डाल दो। उस कंटेनर में मांस खाने वाले बहुत ज्यादा कीड़े थे और वो सुयांग कुछ लोगों के साथ पकड़कर उस आदमी को उस कंटेनर में डाल देता है। देखते ही देखते उस इंसान की पूरी बॉडी को वो कीड़ा सफा चट कर देता है और वहां पे हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था। राम जी बहुत ही आराम से उस कंटेनर को देख रहा था। सुयांग को एक पल के लिए तो उल्टी ही आने वाली थी और वो अपने मुंह पे हाथ रखकर वहां से चला जाता है। इवन बॉडीगार्ड लोग को भी बहुत ज्यादा घिन आ रही थी, लेकिन वांग जी एकटक आंख गड़ाए उस कंटेनर की ओर ही देख रहा था और एक डेविल स्माइल दे रहा था, मानो वो कहना चाह रहे हो या जताना चाह रहे हो कि मुझसे धोखा देने वाले और मुझे बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आखिर हर्ष यही होता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि उसने इस इंसान को इसलिए मारा जब वो पॉलिटिशियंस के साथ में मीटिंग करके निकल रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे अदर अदर कंट्री के भी पॉलिटिक्स थे, जिसके साथ वांग जी हाथ मिला रहा था और बातें कर रहा था। अपने बिजनेस डील को क्रैक करने के लिए उन लोग के साथ डील कर रहा था और ये एक तरह से कह सकते हैं स्पाइकर था जो फोटो शूट करके मीडिया को देने वाला था। ये सारी बातें सोचते ही वांग जी एक डबल स्मैक के साथ में वहां से उठता है एंड देन घर को आने लगता है। घर आते आते वांग जी को लगभग 11 बज गया था और जब वो घर आता है तो बहुत ज्यादा थका हुआ था। सबसे पहले जब वो घर आकर अपने रूम में आता है तो रूम ऑफ था। वो ऑन करता है तो उसे एक परछाई दिखती है। वो भागकर वापस से विंडो की साइड जाता है तो वहां उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो वापस से भागता हुआ सीधे नीचे लॉन एरिया में आता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ भी नहीं दिखा था। वो कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या है? सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना बोलकर वांग जी वापस से अपने कमरों में आता है। वापस से सभी चीजों को अरेंज करता है। आमिन के कपड़े खोलता है, शावर लेता है, नाइट पैंट पहनता है और नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाता है। जब वो खाने के लिए बैठा हुआ था तो उसके साथ में सुयांग, जो कि सारे लोग उसके साथ ही रहते थे, सुयांग वहां बैठा हुआ था और कहता है, सर आपने क्या सोचा है कि हमें क्या करना चाहिए? वहीं पे तभी मिस तानिया आती है और वो आते ही वांगजी को ग्रीट करते हुए कहती है, सर मुझे आपको कुछ बताना है। इतना बोलकर वो बैठ जाता है। उसके बाद मिस तानिया कुछ पिक्चर्स निकालकर वांगजी को दिखाते हुए कहती है, सर ये रही आपकी होने वाले फियांसे की पूरी डिटेल्स जिससे आपको शादी करनी है, और ये रहा इसका पास्ट हिस्ट्री। वांगजी कहता है, डिटेल में समझाओ। मिस तानिया वो पिक्चर एक एक करके रख देती है और कहती है, सर देखिए ये आपकी वाइफ है मिस रेनन, और इसके साथ आपकी शादी होने वाली है। और मिस रेनन का चक्कर आई मीन की अफेयर कह सकते हैं, एक एक्टर के साथ चल रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो दोनों लिव इन में रह रहे हैं। पर अब उसके डैड, जो कि हमारे शेयर्स में से सबसे ज़्यादा शेयर्स इन्हीं के पास है, 27% शेयर्स, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर वो अपनी बेटी की शादी आपसे होने देंगे तो बाकी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सहमत हो जाएंगे आपके साथ शेयर मिलाने के लिए, वरना वो सभी शेयर्स को ले जाकर दूसरे कंपनी को इन्वेस्ट कर देंगे। सर, वांग जी चम्मच पटकते हुए कहता, उन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तानिया कहती है, सर गुस्से से काम लेने का जगह हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। आप कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना सोचे। तानिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट थी, क्योंकि ये मेरी टर्टल है। टर्टल हमेशा काम बेस्ट ही करती है। हाँ, थोड़ी गुस्से वाली है पर दिमाग इसका बहुत ज्यादा चलता है। तो टर्टल, मैंने देखो तुम्हारे यहाँ पे नाम यूज किया है। तो तानिया कहती है, सर हमें ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, वरना बहुत ही मुसीबत होने वाली है आपके लिए। अगर ऐसा ही रहा तो फिर सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके भाई के पास चली जाएगी और आप अपने भाई को बीट नहीं कर पाएंगे। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो
शादी से मना करते हैं तो 27% जो उनका शेयर है वो आपके भाई की कंपनी में मिला देंगे। फिर आप अपने भाई के साथ पूरी लाइफ ना सर। रामजी दांत पीसते हुए कहता है, मैं समझ गया। और कुछ? तान्या कहती है, नो सर थैंक्स। इतना बोलकर वो जाने लगती है। सुयंग कहता है, तान्या तुम खा लो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। तान्या भी चुपचाप बैठ जाती है। फिर वांगजी, सुयंग और तान्या तीनों खाने पे बैठे होते हैं। वहीं बटलर हान, उसको बहुत ज्यादा तेज अ, छींक आ रही होती है और उसे सर्दी जैसा भी लग रहा होता है। तो वो जब 2-3 बार ऐसे छींकता है तो जिस वजह से उसे परेशानी हो रही थी खाना सर्व करने में, तो वांगजी कहता है, अंकल क्या आप ठीक हैं? अंकल हान कहते हैं, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा फीवर हुआ और कुछ भी नहीं। तो बटलर हान के हैंड को रोकते हुए वांगजी कहता है, अंकल आई थिंक आपको रेस्ट करना चाहिए। आप जानते हैं ना, आप ही इस पूरे घर को संभाले हुए हैं, तो चाहिए हम लोग खाना खुद से खा लेंगे और अदर सर्वेंट ये सभी चीज़ों को क्लीन कर देंगे। अंकल हान शुक्रिया बोलते हुए वहां से चला जाता है। फिर वो तीनों खाना खाते हैं और बाकी अदर्स जो भी थे वो सभी चीज़ों को मैस को क्लीन करते हैं। सुयंग का काम था रात के टाइम में सभी जितने भी वहाँ पे बॉडीगार्ड वगैरह सिक्योरिटी गार्ड था उन सभी की निगरानी करने के लिए मॉनिटरिंग करना। रात में वो सोता था पर बीच बीच में उठकर इन सभी चीज़ों को करता था। वहीं सुयंग मिस तानिया को छोड़ने के लिए उसके फ्लैट चला जाता है। ऐसे करते हुए सभी चीजें नॉर्मल तरीके से बीत रही थी और वांगजी को ना चाहते हुए भी मिस रेनियन के साथ शादी के लिए हाँ करना पड़ा था, क्योंकि अगर वो ना करता तो उसके डैड 27% शेयर उसके भाई की कंपनी को बेच देते और फिर उन दोनों भाई की कंपनी के बीच में शेयर्स को लेकर के तनातनी होती और सीईओ बनने को लेकर भी। इसी वजह से वांगजी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ विंग अब चूंकि पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा बोर भी हो रहा था। वो अपने गांव वापस नहीं जा सकता था क्योंकि बिना उसे ढूंढे तो वो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। इसी वजह से वो चुपचाप से अपने कॉटेज में बैठा हुआ था। तो वो अपने अंकल से कहता है, अंकल मैं भी यहाँ काम करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कोई काम दिलवा देंगे या फिर मैं बाहर जाके काम करूँ? उसके अंकल जो कपड़ा वगैरह फोल्ड करके रख रहे होते, अचानक से विंग के मुंह से ये बात सुनकर रुक जाते और कहते हैं, बेटा तुम काम करोगे? विंग कहता है, अंकल मैं पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी करना चाहता हूँ, प्लीज अंकल। तो अंकल हान कहते हैं, ठीक है ठीक है, पर मेरी एक बात याद रखना कि साहब के घर आने से पहले ही मेरे साथ तुम वापस से लौट आना, घर में मत रुकना, ठीक है? और गलती से भी साहब के सामने मत जाना, वरना साहब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो विंग कहता है, ऐसा क्यों? तो अंकल कहते हैं, क्योंकि साहब को किसी भी लड़के और लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। विंग कहता हूँ, ठीक है। इतना बोल करके और वांगजी सॉरी विंग अंकल के साथ सभी चीज़ों को हेल्प करता, जैसे अभी वो कपड़े फॉल कर रहे थे तो कपड़ा फॉल करता। फिर वो सभी जैसे अंकल हान एक हेड बटलर थे और साथ में खाना भी खुद ही बनाते थे, तो अदर सर्वेंट्स को जैसे ऑर्डर देते थे कि पौधों में पानी डालना, पौधों की कटाई छटाई करना, क्यारियों की साफ सफाई करना, मेंशन की साफ सफाई करना, कपड़े वगैरह जो कुछ भी था, आर्म्स वगैरह सबकी साफ सफाई करना। तो विंग उसके साथ रह रहकर सभी चीज़ों को देख रहा होता है और समझने का कोशिश कर रहा होता है ताकि इन फ्यूचर वो भी कर सके। उसके बाद अब विंग और बटलर हान दोनों किचन एरिया में आ गए हुए थे। अंकल हान खाना बना रहा था वांगजी के लिए, तो विंग कहता है, मैं भी कुछ बनाऊं, मुझे भी खाना बनाने आता है। और ये एक गे स्टोरी है, ना कि कोई ओमेगा वर्स, ये कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल सिंपल दो बॉयज की लव स्टोरी है। तो कोई कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे टॉप वांगजी ही है और बॉटम हमारा विंग होने वाला है। विंग जो कि एक स्ट्रेट बॉय है, पर देखो क्या होता है इसके साथ, इसकी ट्रेजेडी कैसे चेंज होने वाली है। वहीं वांगजी वो एक बाइसेक्सुअल है, उसे लड़का और लड़की दोनों पसंद है। तो विंग कहता है, अंकल मैं भी कुछ बनाऊं क्या? तो अंकल कहते हैं, ठीक है बनाओ। इतना बोलकर विंग ना छोटा छोटा स्टार शेप का ना बिना शुगर वाली स्वीट्स बनाना स्टार्ट करता है। वो बना लेने के बाद एक बन बनाता है जो कि फायर बन होता है। वो बनाने के बाद वो भी स्वीट लेस ही होता है। विंग वो दोनों चीज़ों को बनाकर रख देता है। वो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पीसियस लग रहा था देखने में। अंकल कहते हैं, वाह तुम्हें ये सब बनाने आता है? तो विंग कहता है, जी अंकल मुझे आता है बनाने। मैं वो और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। तो अंकल कहते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सर में चोट लगी है ना, तो तुम धीरे धीरे अपने परिवार वालों को याद कर लेना। हालांकि विंग को अपने परिवार और हर किसी के बारे में सब कुछ अच्छे से याद था, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चुप हो जाता है। उसके बाद अंकल हान सभी चीज़ों को डाइनिंग एरिया में लगा देते हैं और वहाँ से विंग के साथ बाहर आ जाते हैं।
बाहर आने के साथ ही जैसे ही वांगजी घर के अंदर एंटर होता है, उसे खाने की अच्छी-अच्छी खुशबू और स्मेल आ रही होती, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सीधे अपने कमरे में आ जाता है। हालाँकि आज उसका पूरा का पूरा दिन एकदम हेक्टिक बीता था और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था। आता है और डाइनिंग एरिया में बहुत सारी चीज़ों को देखता है टेबल पे लगा हुआ, तो पहले तो वो शॉक हो गया था क्योंकि उसे पता है कि अंकल को पता है कि मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है और फिर भी स्वीट्स रखा हुआ है। पर वांगजी जब ट्राई करता है तो वो बिल्कुल स्वीटलेस था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। वांगजी जो कि बचपन से ही बटलर हान के हाथ का खाना खाते आया हुआ है, तो उसे पता है कि कौन सा खाना किस तरह का खाना बटलर हान बनाते हैं और उन्हें पता था कि ये स्वीट बटलर हान ने नहीं बनाया है। इसलिए एक सर्वेंट को बुलाते हुए कहता है, सर ये स्वीट्स किसने बनाया है? तो वो सर्वेंट पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बता देता है क्योंकि उन्हें पता है ना इसका बॉस बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। बता देता है कि ये अंकल के साथ जो एक लड़का आया है ना गाँव से, उसी ने बनाया है। तो वांगजी कहता है, इंटरेस्टिंग, एक लड़का? मैं उससे मिलना चाहूँगा। वांगजी के इतना बोलने से वो लड़का जो सर्वेंट था ना वो थर-थर काँपने लगता और कहता है, सर आप उसे मार डालेंगे, ऐसा मत कीजिए, वो बहुत ही अच्छा और इनोसेंट बच्चा है। वांगजी अपने दोनों हाथों को इंटरवाइन करते हुए कहता है, 10 मिनट, बस 10 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ और उसे बुलाकर लेके आओ। उसके बाद वांगजी खाना वाना खा चुकने के बाद लिविंग एरिया में जाकर बैठ जाता है। सोफे पे एकदम किंग वाले स्टाइल में अपने सोफे पे वो बैठा हुआ था। तभी बटलर हान, उसके साथ विंग और कुछ और सर्वेंट्स जो डर के मारे उसका साथ देने तो आए थे लेकिन उसके मुंह से कोई बोलती निकल ही नहीं रही थी। सभी के मुंह पर ताले लगे हुए थे। वांगजी ऊपर से नीचे तक विंग को घूरता है और उसे घूर लेने के बाद अंकल से कहता है, अंकल ये कौन है? अंकल हान सभी चीज़ों को क्लियरली तरीके से बता देते हैं कि किस तरह से वो उस दिन सब्जी लाने के लिए जब बाजार जा रहा था तो उसने देखा कि इस लड़के की एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और ये डिवाइडर से जाके टकराया हुआ था। तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैं इसे हॉस्पिटल ले गया और वहाँ पे इसका इलाज कराया। फिर पता चला कि इसकी याददाश्त चली गई है तो मैं इसे अपने साथ ले आया यहाँ पे। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था, ये ठीक हो जाता तो मैं इसे इसके घर भेज देता, इसीलिए मैंने बस नहीं बताया। फिर इतना बोलने के साथ ही अंकल हान नीचे घुटनों पे बैठ जाते हैं और भीख मांगते हुए वांगजी से कहते हैं, अगर कोई गलती हुई है तो वो उस गलती का गुनहगार मैं हूँ, ना कि ये बच्चा। प्लीज़ आप इसे माफ़ कर दीजिए, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल इनोसेंट है। इतना बोलने के साथ ही वो अपने हाथों को और अपने सर को पटक पटक कर वांगजी को बोल रहा होता है। वांगजी सभी को इशारा देते हुए कहता है, ठीक है, सबके सब जाओ और तुम मेरे साथ आओ। इतना बोलकर वो ऊपर जाने लगता है तो विंग रुआसी आंखों के साथ में अंकल हान को और बाकी सर्वेंट्स को देख रहा था। इवन सुयांग भी विंग को, वांगजी को और बाकी सभी लोगों को देख रहा था क्योंकि सबको पता है कि वांगजी एक नंबर का डेविल बेस्ड है। अगर उसने इसे बुलाया है मतलब या तो इसको मार डालेगा या फिर इसके साथ इतना ज्यादती करेगा कि इसे अपने इंसान होने पर भी शक होने लगेगा। सभी लोग बस अपना सर नीचे कर लेते हैं क्योंकि सब हेल्पलेस थे और वांगजी की ने अगर जब एक बार हाँ कह दिया है फिर वो ना होने का सवाल ही नहीं होता है। इतना सोना ही हुआ ही था कि सभी लोग चुपचाप से वहां खसक लेते हैं। उस हॉल में ओलिव पर विंग खड़ा था। वांगजी को जब एहसास होता है कि वो लड़का उसके पीछे नहीं आ रहा है तो वो उसकी तरफ घूरते हुए दोबारा से कहता, मैंने कहा मेरे साथ ऊपर आओ। इतना बोलकर वांगजी अपने कमरे में चला जाता है। विंग धीरे धीरे करके उसको फॉलो करता हुआ आ रहा होता है। जैसे ही वो डोर खोलकर अंदर जाता है वांगजी उसे एक ही झटके में दीवार पे पिन करके उसका गला को दबाते हुए उसे कहता है, तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पे? हाँ, तुम यहाँ पे मुझे मारने आए हो ना? मैं जानता हूँ, उस दिन मेरे कार के सामने तुम जानबूझ के आए थे और आज मेरे घर तक आ गए। हाँ, बताओ किसने भेजा है तुम्हें, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और वांगजी की हाथ ना विंग के ऊपर कसती जा रही थी, बहुत ही तेज, बहुत तेज। विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी ब्रीदिंग हैवी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे भी तो क्या करे, कैसे करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो कहता है, सर प्लीज मेरी मेरी बात सुनिए। वांगजी जब देखता है कि वो अपनी आंखों को बंद करने वाला है और उसकी सांसें फूल रही है, उसको छोड़ता है तो विंग धड़ाम से नीचे बैठते हुए खांसना स्टार्ट कर देता है और कहता है, सर मैं मैंने मैंने मैं मुझे किसी किसी ने नहीं भेजा है सर। वांगजी उसको खींच कर लाता है और बेड पर फेंक देता है।
फिर अपने कोट को खोल के अपनी टी शर्ट को खोल के फेंकता है और उसके ऊपर धीरे धीरे से आके चढ़ने लगता है। विंग डर के मारे सीधे बेड के कपबोर्ड से जाकर टिक गया था और कहता है, सर प्लीज बिलीव मी, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे किसी ने नहीं भेजा। पर वांगजी कहाँ सुनने वाला था। वांगजी ड्रॉर में से रस्सी निकालता है और विंग के दोनों पैरों को बांध देता है। बांधने के साथ ही वो उसके ऊपर जाकर के उसके कमर को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने का ट्राई करता है। तो विंग बेडशीट को पकड़े हुए था। वांगजी कहता है, अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। विंग कहता है, मैं कह रहा ना सर, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज प्लीज। वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, ठीक। फिर वांगजी उठता है और एक कैंडल निकालता है। कैंडल निकाल करके उसे जलाता है। जलाने के साथ ही वो विंग के हाथ पे डालता है, जिससे विंग चीख पड़ता है। उसकी चीख पूरे मैंसन में गूंज रही थी और वांगजी ने जानबूझ करके दरवाजा खुला छोड़ा था। हालांकि वो कमरे साउंड प्रूफ थे, लेकिन वांगजी उस डोर को ओपन कर दिया हुआ था, मतलब थोड़ा सा खुला था, जिस वजह से विंग की आवाज बाहर तक जा रही थी। ऐसा जोर से चीखा था विंग की अगर छत पे कबूतर बैठा हो तो डर के उड़ के भाग जाए वो। उसके बाद वांगजी वो कैंडल उसके फेस के पास ले जाते हुए कहता है, तुम देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। क्या लगता है इस खूबसूरती से तुम मुझे पिघला दोगे और मुझे मार डालोगे? हाँ, किस दुश्मन ने भेजा है तुम्हें, बताओ मुझे। विंग कहता है, सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी दुश्मन ने नहीं भेजा है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते सर? वांगजी कहता है, तुम्हारा यकीन करो? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें किसी ने ना भेजा हो। सच सच बताओ किसने भेजा है। इतना बोलकर वांगजी उस कैंडल को जो जला हुआ मोम था वो उसके पीठ के ऊपर डालना स्टार्ट करता है, जिससे विंग वापस से चीखता है। ऐसे करके वांगजी उसके चेस्ट एरिया पे, उसके टमी एरिया पे, इवन नेक के पास भी 7-8 जगह तक वो मोम का वो पूरा गिरा दिया हुआ था और विंग बहुत बुरी तरीके से चीख रहा था। उसके बाद वांगजी उस कैंडल को साइड में रखते हुए उसके गला को दबोचते हुए कहता है, मैंने पूछा कि किसने तुम्हें यहाँ भेजा है। पर वांगजी, जो कि उसे खुद नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया, वो बस एक ही बात बोल रहा था, सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा, प्लीज। वांगजी का जब विंग को टॉर्चर करके हो जाता है तो वो चुपचाप से वहां से उठता है और सीधे वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में 2.5-3 घंटे खड़े होने के बावजूद भी वांगजी का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। हालांकि वांगजी का खुद अपना भाई उसका दुश्मन था और बाकी अदर्स लोग भी। इसी वजह से उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो करे भी तो क्या करे, और वो सोचना भी नहीं चाहता था। इसीलिए वो वापस से जब नहा वहा के बाहर आता है तो देखता है कि विंग सोया हुआ था। विंग को सोता हुआ देखकर वांगजी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यू लिटिल सेट। इतना बोलकर विंग को देखते हुए सोफा पे जाकर बैठ जाता है। 3-4 सिगरेट पी लेने के बाद भी वांगजी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वांगजी को इंसोमिया का प्रॉब्लम था। फिर वो ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद ड्रिंक के नशे में ही वो सीधे विंग के पास जाता है और विंग को अपने ऊपर करता है और विंग को होल्ड करते हुए वो सो जाता है। उस रात वांगजी बहुत ही निश्चिंतता के साथ सोया था, मानो कि उसकी सारी थकान मिट गई हो। सुबह के 6:30 जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि विंग उसको लिपट के सोया हुआ है। वांगजी का गुस्से का पारा चढ़ गया था, क्योंकि रात में उसने ड्रिंक किया था तो उसे कुछ याद नहीं था। वो विंग को सीधे धक्का दे देता है, जिससे बेचारा विंग नीचे गिर जाता है। हालांकि विंग के ऊपर इतने सारे स्कार्स और मार्क्स थे, इस वजह से वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा दर्द में था, लेकिन इस तरह से उसे देख करके वांगजी को सुकून मिल रहा था और उसे एक डबल स्मिक के साथ में देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें और पेन नहीं चाहिए तो मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है। सुबह सुबह विंग जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था और कहता है, सर मैंने कहा ना मुझे किसी ने नहीं भेजा है, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? अगर आपको सजा देने के बाद खुशी मिलती है तो फिर ठीक है, पर मेरा जवाब यही है कि मुझे किसी ने नहीं भेजा है और मैं खुद यहाँ से जाना चाहता हूँ। वांगजी जब जैसे ही सुनता है कि विंग बोल रहा है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसके पास आता है और उसके जबड़ों को पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम यहाँ से जाना चाहते हो? हरगिज नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, किसी कीमत पर नहीं, समझे तुम? और अगर तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचे भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसीलिए आइंदा से मुंह खोलने से पहले चुपचाप मेरी बात सुन लेना। इतना बोलकर वांगजी वापस से अंदर चला जाता है। आज वांगजी को नरेंद्र से मिलने जाना था और वो
रेडी होता है तब तक विंग वहीं पे बैठा हुआ था। वो जब नहाकर बाहर आता है, क्लोजेट में से कपड़े निकाल कर बेड पर रखता है और शर्ट को बॉडी में डालते हुए विंग की तरफ उसके पास आते हुए कहता है, यू लिटिल एंजल, यहाँ आओ। वांग जी के मुंह से इतना स्वीट सा वर्ड सुनकर विंग की तो आंखें चौंधिया गई थी। क्या बोला इसने मुझे, लिटिल एंजल? वो उसको शॉकिंग होकर देख रहा होता है तो वांग जी कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हाँ। विंग उसके पास घुटने को बल माओ करता हुआ आता है, कहता है, जी सर। वांग जी कहता है, मुझे ये पहनाओ। विंग कहता है, क्या मतलब सर? वांग जी कहता है, मैंने कहा मुझे शर्ट पहनाओ। विंग अभी भी कंफ्यूज था। वांग जी उसके हाथों को खींचते हुए अपने सामने खड़ा करता है, जिस वजह से बेचारे का पैर मुड़ गया था। फिर भी वो जैसे तैसे खड़ा करके कहता है, मैंने कहा मुझे तैयार करो। फिर विंग उसके शर्ट को बटन को लगाना शुरू कर देता है, उसके टाई को लगाता है। फिर वांग जी शर्ट को टक करके और कोट का इशारा करता है तो विंग उसे पहना देता है। उसके बाद वांग जी कहता है, क्या तुम्हें मेकअप करना आता है? विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी जाकर चेयर पे बैठ जाता है और वेट कर रहा था विंग के आने का। विंग जो कि कंफ्यूज होके अभी भी खड़ा था। वांग जी कहता है, व्हाट? विंग वहां आता है और कहता है, मुझे क्या करना हुआ सर? वांग जी कहता है, ये भी मैं सिखाऊं तुम्हें? तुम्ही ने तो कहा ना तुम्हें मेकअप करना आता है। विंग सबसे पहले तो हर एक प्रोडक्ट का नाम देखता है और उसे पढ़ता है। पढ़ने के बाद फिर वो स्टेप बाय स्टेप वांग जी के ऊपर सभी चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट करता है और वांग जी को अच्छे से रेडी कर देता है। जब विंग उसके सामने से हटता है और वांग जी जब खुद को आईने में देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग ने वांग जी को एक परफेक्शनिस्ट के साथ में रेडी किया हुआ था। तो वो इतना ज़्यादा खूबसूरत, एलिगेंट और मेस्मराइजिंग लग रहा था, उसे अपने आप पर ही यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे देखते हुए कहता है, गुड, वेरी वेरी गुड। और इतना बोल करके वो वहां से उठकर जाने लगता है। जाते जाते कहता है, इस कमरे से बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम चाहो तो इस घर में घूम सकते हो, लेकिन हाँ, अगर यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वांग जी नीचे आ जाता है। यहाँ पे अंकल ऑलरेडी नाश्ता बना चुके थे। वो आता है, चुपचाप से बैठ जाता है। अंकल को हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि वो विंग के बारे में पूछे, पर उसे विंग की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी से वांग जी को नाश्ता करा देता है ताकि वांग जी यहाँ से चला जाए। वांग जी के चाहते मात्र ही अंकल सबसे पहले ऊपर आकर देखता है तो विंग की हालत देखकर वो रोने लगते हैं, फूट फूट कर। कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो। विंग कहता है, नहीं अंकल, आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे साथ तो ये सब होना नॉर्मल बात है। हर कोई मुझे दुख ही देता है। आज तक मेरी लाइफ में जो कोई भी आया है, मुझे बस जिंदगी से गम, दुख, नाराजगी, उदासीनता के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए आप प्लीज परेशान मत होइए अंकल। फिर भी अंकल को बहुत बुरा लग रहा था तो वो बाहर आते हैं और एक पैच में बर्फ डालकर वो ऊपर लाकर विंग को देते हुए कहता है, इसे सीखो, तुम्हें जलन कम होगी। विंग ले लेता है और वहां से अंकल चले जाते हैं। अंकल के जाने के बाद विंग के चेहरे पे एक दर्द वाली मुस्कान बिखर जाती है और वो हंसते हुए कहता है, ये दर्द कैसे कम हो सकता है अंकल? क्योंकि मैं जहाँ से भाग के आया हूँ उन लोगों ने तो मुझे इससे भी बड़े बड़े दर्द दिए हैं। ये दर्द तो अब मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। मैं एक नर्क से निकलकर शायद से दूसरे नर्क में आ गया। हाँ, यहाँ की सजा थोड़ी कम लग रही है मुझे। लगता है मुझे पूरी जिंदगी बस गुलामी करके ही निकालनी होगी। और इतना बोलकर वो अपने दर्द के ऊपर उस बर्फ को लगा रहा होता है। हालांकि विंग को दर्द तो हो रहा था, लेकिन उसे आदत हो गई थी सहने की। इसी वजह से उसे कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वही वांग जी ब्रेकफास्ट फिनिश करके रेंडन से मिलने के लिए आया हुआ था रेस्टोरेंट में। रेंडन जो कि आने के साथ ही एटीट्यूड के साथ वांग जी के सामने में बैठ जाती है और आते ही कहती है, तो मेरे डैड चाहते हैं कि हम दोनों शादी करें। वांग जी तो पहले उसके हाव भाव को नोटिस करता है और चुपचाप से अभी भी बैठा हुआ था। रेनन कहती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें शादी करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों वो तुमसे शादी कराना चाहते हैं। क्या तुम मना नहीं कर सकते? वांग जी अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था तो रेनन आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो हम लोग फेक मैरिज करते हैं, ठीक है ना, ताकि डैड डैड को शक ना हो और हम बाद में चाहे तो डिवोर्स ले सकते हैं। वांग जी हाँ में सर हिला देता और कहता है, गुड, पर क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे शादी करके सेटल हो जाना चाहिए? तो रेनन कहती, ओ प्लीज, ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे ना। और मुझे वैसे भी बिजनेस टाइकून्स पसंद नहीं है। मैं जिसके साथ हूँ मैं उसी के साथ खुश हूँ। और इतना बोलकर
रेनेन अपनी कॉफी के पैसे दे करके वहां से चले जाती है। वांग जी को रेनेन का एटीट्यूड बड़ा ही अच्छा लगता है, इसलिए वो राजी हो गया था शादी के लिए। हालांकि वो भी शादी तो नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अपने शेयर्स बचाने थे और उसके पास कोई ऑप्शन था भी नहीं, इसलिए वो भी हाँ मांग कर देता है। और वो जब घर आता है तो देखता है कि घर में सभी चीजें ना लोग काम कर रहे हैं और दो सर्वेंट्स ना बात कर रहे होते हैं आपस में कि रात को सर ना जो अंकल हान है ना उसके साथ एक लड़का आया था ना उसको अपने कमरे में लेकर गए। एक तरफ तो जहाँ सर के शादी होने वाली है इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ में, वहीं दूसरी तरफ सर एक लड़का को अपने कमरे में लेकर जाते हैं। पता नहीं क्या ही किया होगा उस लड़के के साथ में। दोपहर में 2 बार के लिए तो आया था वो बाहर, उसके बाद तो वो दिखा ही नहीं। तो पता नहीं वो क्या ही कर रहा है उस घर के अंदर। ये सारी बातें जैसे ही वांगजी सुनता है, उसका गुस्से का पारा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था। वो सीधे ऐसे हाथ में चाबुक लेते हुए उन दोनों सर्वेंट के ऊपर टूट पड़ता है। तब तक मारता है जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। उसको मारने की आवाज सुनकर सुयांग, कुछ बॉडीगार्ड्स एवं अंकल हान और विंग भी ऊपर टेरेस पर से देख रहा होता है कि किस तरह से वांगजी उस 2 सर्वेंट्स को मारते मारते हॉल तक लाया था और पूरा हॉल में खून फैला हुआ था। जब विंग दिखता है तो उसे वॉमिट जैसा फील होता है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो रोते हुए कहता है, मैं एक नर्क से निकल के दूसरी जगह आया, वहां पे तो राक्षस थे पर ये तो जल्लाद है, इसके अंदर तो सीने में दिल ही नहीं है। इतनी बेरहमी के साथ वो मार रहा है। इतना बोलकर वो वापस से वांगजी के कमरे में चला आता है क्योंकि वांगजी ने सख्त मना किया था कि उसके कमरे से ना निकले। वहीं वो दोनों सर्वेंट जो कि अधमरा हो चुका था, उन्हें जल्दी से वांगजी के हाथ से चाबुक छीनता है सुयांग और कहता है, बॉस आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांगजी उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, क्या सब ठीक हो जाएगा सच में? इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बातें करने की? उसकी बात सुन करके अंकल हान कहते हैं, वो दोनों गलत क्या कह रहे हैं? आप जिस तरह से एक लड़का को अपने रूम में लेके गए हैं, वो तो क्या हर कोई यही बात कर रहा है, आप किस किस को मारते रहेंगे? वांग जी गुस्से के मारे अंकल हान को घूरते हुए कहते हैं, अंकल आप मुझसे बड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कहेंगे मैं वो सुन लूंगा। तो सोयंग कहता है, बॉस अंकल सही कह रहे हैं, मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ। वांग जी उन सबको घूर कर देखते हुए कहता है, आखिर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? तो अंकल हान कहते हैं, अगर आप उसे अपने पास ही रखना चाहते हैं, उसे कैद करना चाहते हैं, तो कैद करने के और भी तरीके हैं। आप उस तरीके से उसे कैद कीजिए ताकि कोई उसे कुछ कह ना सके और ना ही आपको कुछ कह सके। इतना बोलकर अंकल चुप हो जाते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर मौन रहने के बाद कहते हैं, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ, आप चाहे तो मुझे भी इसी चाबुक से मार सकते हैं। इतना बोलकर अंकल हान वहां पे अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। भांगजी कहता है, और इतना बोलकर वो ऊपर चला आता है। ऊपर आने के साथ ही विंग जो कि वॉशरूम जा रहा होता है, वांगजी भी गुस्से के मारे अपने हैंड धोने के लिए वॉशरूम आ रहा होता है। दोनों को टकराते ही विंग जैसे ही गिरने वाला होता है, वांगजी उसे थाम लेता है। विंग तो अपनी आंखें बंद कर चुका था और उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, लेकिन वांगजी उसके चेंज होते फेशियल एक्सप्रेशन को देख पा रहा था। किस तरह से वो अपनी आंखें के बंद किए हुए उसके लिप्स कप कपा रहे हैं, किस तरह से वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। और विंग उसे अभी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, आखिर हो कौन तुम और किसने तुम्हें भेजा है? क्या तुम कोई एक स्पाइकर हो जो मेरी जान लेने आए हो? इतने स्वीट स्पाइकर कि मुझे मार भी डालो फिर भी मुझे गम नहीं होगा, पर मुझे अगर पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या फिर झूठ बोल रहे हो, उस दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। फिर वांगजी उसे अच्छे से खड़ा करता है और कहता है, गेट लॉस्ट। विंग डर के मारे इस कमरे से बाहर आ जाता है। वांगजी गुस्से में अपने हाथों को रगड़ रहा होता है और बार बार आईने में देख रहा होता है। उसकी शख्सियत अभी इतनी ज्यादा डरावना लग रहा था कि मानो सच में सामने शैतान खड़ा हो। उसके बाद अभी सबने अपने सभी कपड़ों को निकाल कर वो फेंक देता है और आईने के सामने खुद को देखता है और उसे देखते हुए कहता है, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। जब मेरा अपना खुद का भाई ही इतना बड़ा जालिम हो सकता है, तो कोई भी मेरे पीछे पीठ पीछे मुझे मार भी सकता है ना। इतना बोल करके और वो चुपचाप से सावर लेने लगता है। वही विंग जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। वांग जी जब एक लॉन्ग बात लेकर बाहर आता है तो विंग पलंग पे बैठा हुआ सिकुड़े हुए था अपने दोनों पैरों को, और वहां पर वो वॉशरूम की तरफ बाहर गेट की तरफ देख रहा होता है। वांग जी बाहर निकल कर आता है तो उसे देखते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, तो जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा सा स्वीट्स बनाओ।
वांग जी की ऐसी बात सुनकर विंग आश्चर्य से उसे देख रहा होता है और अभी भी पलंग पर बैठा हुआ था। वांग जी क्लोजेट में चला जाता है और अपने कपड़ों को चेंज करके आता है तो देखता है कि विंग अभी भी बैठा हुआ है। वांग जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा जाओ मेरे लिए कुछ बनाओ खिलाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, या फिर मैं तुम्हें भी मारूं। विंग धरफरा कर उठता है और गिरते पड़ते बाहर भागता है। उसे ऐसे भागता हुआ देखकर जो कि सुयंग उसके पास ही आ रहा था, वो अचानक से उसे टकरा जाता है। तो सुयंग उसे संभालते हुए कहता है, हे हे लिटिल एंजल, कहाँ जा रहे हो तुम। उसके मुंह से भी लिटिल एंजल सुनकर विंग और ज्यादा डर गया था और उसे धक्का देकर वो नीचे चला जाता है। सुयंग कहता है, इसे क्या हो गया आप। फिर वो जैसे ही अंदर आता है तो वांगजी अपनी कमर पे हाथ लिए हुए ना हाँफ रहा होता है क्योंकि वो इतना जोर से चिल्लाया जो था। सुयंग आते हुए कहता है, बॉस ये फाइल आप बोले थे लेके आने के लिए, तो ये लीजिए। वो कहता है, मिस तानिया को कॉल लगाओ। तो सुयंग कहता है, इतनी रात को मिस तानिया को कॉल क्यों लगाओ। तो वांगजी कहता है, मैंने कहा उसे कॉल लगाओ। फिर सुयंग चुपचाप बिना कोई सवाल किए मिस तानिया को कॉल लगा देता है। कॉल स्पीकर पे था, इसलिए वांगजी कहता है उससे, मिस तानिया मैं आपको काम देता हूँ, मुझे कल तक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और हाँ किसी वकील को भी पकड़ के लेके आओ जो जल्दी से सभी चीजों को सबमिट कर दे। मिस तानिया कहती, हाँ मैरिज सर्टिफिकेट सर, आप इतनी जल्दी मिस रेनन से शादी कर रही हैं। वांग जी कहता है, नहीं मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ, इसलिए जितना कहा जाए उतना करो। मिस तानिया कहती, सर आप क्या करने वाले हैं। वांग जी कहता है, फॉर गॉड सेक तानिया, मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही करो ना, क्यों आखिर क्यों सवाल करना तुम्हें। हाँ, और इतना बोल करके वांग जी डिस्कनेक्ट करने के लिए बोलता है स्वयं को। स्वयं फोन डिस्कनेक्ट करके हाँ करके वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, व्हाट। तो स्वयं कहता है, बहुत आप किससे शादी कर रहे हैं। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। स्वयं समझ गया था। वो कहता, बॉस डोंट टेल मी कि आप लिटिल एंज एंज इतना बोलने ही वाला था तो वांग जी कहता है, डोंट, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। स्वयं कहता, ओके बॉस, अभी हमें बैकयार्ड में चलना चाहिए। स्वयं की बात सुनकर वांग जी कहता, ठीक है चलो। वो अभी नाइट सूट और नाइट पैंट में ही था, इसी वजह से वो स्वयं के साथ पीछे वाले रास्ते से होते हुए सीधे बैकयार्ड की तरफ जाता है। वहां पे उसने 2-3 लोगों को पकड़ के रखा हुआ था और वो जैसे भी जितने भी जैसे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं तो उन लोगों के पीए मैनेजर वगैरह होते हैं ना, तो उन लोगों को पकड़ के लाया हुआ था। तो वांग जी वापस से एक चेयर को पुल करते हुए बैठ जाता है, उन लोगों को अपने हाथ में गन देने के लिए स्वयं को इशारा करता है। अब वांग जी उस गन के साथ खेलते हुए उन लोगों से कहता है, हाँ तो बताओ आप लोगों के साथ क्या करो, आपको पता है मेरे साथ धोखा देने वाले और झूठ बोलने वाले लोगों का अंजाम क्या होता है। हाँ, तुम्हारे बॉस, उन्हें तो पता भी नहीं हुआ कि तुम कहाँ हो, तो तुम्हें अपनी परिवार और फैमिली की चिंता करनी चाहिए थी। वांग जी इमोशनल ब्लैकमेल खेल खेल रहा था, उन लोगों को पूरा सेंटिमेंटल कर रहा था ताकि वो लोग उसकी बात सुन जाए। 3 में से 2 लोग तो मना कर रहे थे, आनाकानी कर रहे थे और एक मान गया था। तो वांग जी उसे इशारा करता है कि इसे छोड़ दो और इसके पास जितने भी फाइल वगैरह है वो सब ले लो। 2 लोग अभी भी नौटंकी कर रहे होते, तब वांग जी सीधे गन तान देता है और उसको जैसे ही उड़ाने वाला होता है वैसे ही वो कहता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी मान जाता हूँ। ऐसा करते हुए वो तीनों मान गए हुए थे। वांग जी कहता है, हाँ बच गए तुम लोग, वरना मेरे टाइगर का खाना बनते। तुम इतना सुनना था कि तीनों लोग एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहे होते हैं। तभी वहां पे एक और शख्स की एंट्री होती है और उसे देखते हुए वांग जी कहता है, इन लोगों को छोड़ दो, इन लोगों ये लोग मान गए हैं। तभी वो जो शख्स था अपने साथ एक बोरा लेके आया हुआ था, उस बोरा में बहुत सारा खून टपक के जा रहा होता है। वांग जी कहता है, ये कौन है। कहता, बॉस ये वही है। हाँ, और आपको पता है, और ये आपके ऊपर नजर रखे हुए था, इसी वजह से हमने इसे पकड़ा और अभी जा रहे थे पाइथन को खिलाने के लिए। वांग जी कहता है, हम ठीक है। वो तीनों जब देखता है कि उस बोरे में से ना ऐसे मांस का टुकड़ा तो हाथ पैर ऐसे निकले हुए हैं और नीचे ना खून 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 होता हुआ जा रहा था, वो तीनों को ना उल्टी जैसा मन कर रहा था और वो तीनों ऐसे उल्टी करने वाले भी थे। वांगजी एक डबल स्मेक देता है और उन तीनों को बाहर फिकवाने के लिए बोलता है। वो तीनों को जैसे पूरा मास्क से कवर करके लाया गया था वैसे ही ले जा करके उन लोगों को बाहर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वांगजी फिर से वापस से अपने रूम में आता है, वॉशरूम में जाकर हैंड वॉश करता है और जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि विंग उसके लिए कुछ स्वीट्स और कुछ खाने का आइटम जो कि वो बना चुका था वो लेकर के आ रहा होता है। वो ला करके जो सोफा था वहां के ग्लास टेबल पे ले जाकर रख देता है। जैसे कि अंकल हान करते थे, खाना देने के बाद खड़े रहते थे, इसलिए वो साइड वाले सोफे के पास जाके खड़ा हो जाता है।
वांग जी जब देखता है कि विंग खड़ा है, फिर उसकी नजर प्लेट की ओर जाती है तो वो चुपचाप से आके बैठ जाता है। और अभी वो मर्डर मर्डर खेल के आ रहा था और अभी यहाँ पे वो खाना का मर्डर करने वाला था। अपने हाथ में फोक लेता है और उस खाने को देखते हुए अपने मन में कहता है, तुम खाना सच में वाकई में अच्छा बनाते हो और लोगों को भी बहुत अच्छा तरीके से बना लेते हो, लिटिल एंजल। और इतना बोलकर वांगजी उस खाने को चुपचाप खाने लगता है। खाना खा चुकने के बाद वांगजी उस प्लेट को छोड़ देता है। विंग उस प्लेट को नीचे ले जाकर के रख देता है और वापस से उस बेड पे आके बैठ जाता है। अब विंग उसको नींद आ रही होती है और वांगजी वहीं सामने वाले टेबल पे बैठकर ही कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है। अब विंग उसके सामने में टांग पसार के तो सो नहीं सकता था, इसलिए वो ऐसे ही कपबोर्ड से टिक करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सोने का ट्राई करता है और याद करता है कि किस तरह से वो विलेज से भाग करके यहाँ आया था। जब उसके अंकल ने और उसकी आंट ने उसे बेच दिया था एक सेक्स रैकेट वाले के हाथ से, वो भी बस पैसों के लिए, क्योंकि उसे अपने बेटे को बचाना था। और अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जब विंग को वहां भेजा गया था, वहां पे बहुत सारे लोग थे जो कि जिस्म का व्यापार करते थे और विंग को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गंदा और घिनौना जैसा फील होता था। आज विंग को बहुत अच्छी तरीके से रेडी किया गया था और उसे एक आदमी जो कि एक पॉलिटिशियन ही था, उसके यहाँ भेजा गया था उसका एंटरटेनमेंट पैकेज बना करके। हालांकि विंग जो कि एक स्ट्रीट गाय था, उसे लड़कियां पसंद थी ना कि लड़के। जब देखता है कि सामने वाला आदमी एकदम लस्टफुल आई के साथ में ठरकी बन करके उसे देख रहा है, उसकी आंखें फट के बाहर ही आने वाली होती है और वो बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया हुआ था। वो कुछ कहता या मना कर पाता उससे पहले ही वो इंसान जो कि 50 साल के आसपास का था, वो विंग के ऊपर झपटा मारता है और उसके साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करता है। विंग अपने हाथ पैर को भांजता है, चिल्लाता है, चीखता है, हेल्प के लिए बुलाता है, पर वहां पे कोई नहीं आने वाला होता है कि सभी रूम वीवीआईपी रूम थे। और विंग को अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो पास में पड़ा हुआ टेबल लैंप लेता है और उस 50 साल के आदमी के ऊपर मार देता है। जैसे ही वो मारता है, उसके सर से खून बह रहा होता है। विंग उसके अपने ऊपर से हटा करके बेड पर फेंक देता है और वो आदमी ऑन द स्पॉट बेहोश हो चुका था, मरा नहीं था। विंग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो जैसे ही बाहर भागने को होता है, फिर वो वापस लौट के आता है और उस इंसान के पॉकेट से कुछ पैसे खुल ले ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेता है और वापस से उसको वैसी हालत में छोड़कर अपने हाथों के ऊपर से, कपड़े के ऊपर से खून को साफ करता हुआ बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि कुछ बाउंसर्स जो उन लोगों को ऐसे बॉयज को लेकर के आते थे, वो बाहर ही थे। वो जल्दी से स्टाफ रूम में जाता है और एक कपड़े को चेंज करता है जो कि लड़के वाले ही थे। और फिर जो टेबल ट्रे होता है ना, जिसके अंदर खाना और प्लेट्स लेके ले जाते हैं रूम बाय रूम, कपड़ा वगैरह, तो उस वाले टेबल ट्रे के अंदर वो छुप जाता है। तो जो सर्वेंट्स उसे लेकर के सर्विसिंग के लिए जा रहा था, तो वो किचन सेक्शन एरिया तक जाता है। उसके बाद वो वहां से फिर बचते बचाते सोफा के पीछे से होते हुए उस बड़े से होटल से वो बाहर आ जाता है। बाहर तो वो किसी तरह से बचते बचाते आ गया था, लेकिन जब आधे घंटे बाद वो शख्स के रूम में जो ऑर्डर आया था, जो शैंपेन के लिए वो मंगाया हुआ था, जब डोर ओपन नहीं होता है तो जब की कार्ड लेकर खोला जाता है तो देखता है कि वो शख्स तो ऐसे बेहोश पड़ा हुआ है और जो उसके लिए भेजा गया था वो गायब था। तो हड़कंप मच गया था और जो बाउंसर्स लेके आए थे वो ढूंढना शुरू करते हैं विंग को और कार उसके पीछे चल रहे थे। विंग बचते बचाते एक बस में चढ़ जाता है जो कि उसे बॉर्डर एरिया तक लेके आता। वो बस बॉर्डर एरिया पे छोड़ने के साथ ही विंग वहां से आगे आ जाता है और बस लेने ही वाला होता है तो देखता है कि बस स्टैंड में ना वही बाउंसर्स और वही सेक्स रैकेट वाले लोगों के गुंडे ना उसे ढूंढ रहे हैं। विंग आओ ना देखा ताओ और सीधे वो हाईवे की तरफ भाग जाता है और वो भागते जा रहा था। भागते 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 उसे एक लिफ्ट तो मिलती है मोटरसाइकिल की, लेकिन वो ज्यादा दूर की नहीं। जैसे तैसे करके वो विजिंग शहर तो आ जाता है उस बस से, लेकिन अभी भी उसे बहुत डर लग रहा था। वो पलट पलट कर बार बार पीछे देख रहा था कि कहीं वो लोग उसका पीछा तो नहीं कर रहे हैं। और वो भागते भागते आता है और वो लैन वांग जी की कार से टकरा जाता है। बैक टू द प्रेजेंट। विंग ये सब सोचते हुए नींद के गर्त में चला गया था। वहीं वांग जी अपना काम खत्म कर चुका था और वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। ना चाहते हुए भी वो उठता है और विंग के पास आकर बैठ जाता है। विंग जो कि सोते हुए एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रहा था। वांग जी के हाथ अपने आप ही उसकी फेस की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके फेस पर आए बालों को हटाते हुए कहता है, कौन हो तुम, क्यों आए हो मेरी लाइफ में? क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो या फिर
या फिर कुछ और इतना बोलने के साथ ही वांग जी अपने आप ही उसकी बॉडी जैसे कि ऑर्डर दे रही हो, उसका माइंड उसे कह रहा हो। वो चप्पल वो खोलता है जो स्लीपर वो पहना हुआ था और विंग के कमर को टाइटली हग करता है और उसको वैसे ही पकड़कर उसी साइड वो लेट जाता है। हालांकि विंग बीच में लेटा हुआ था, मतलब बैठा हुआ था, तो लेफ्ट साइड राइट साइड जगह थी, तो वांगजी उसे पकड़कर सो जाता है। विंग नींद में तो ऐसे कुनमुना रहा होता है, लेकिन वांगजी उसको इतना टाइटली पकड़े हुए था और विंग भी बहुत ज्यादा थक चुका था रोते रोते सोचते सोचते, इसलिए वो वैसे ही टिक के धीरे से नीचे आता है और वांगजी को वो पकड़ के, मतलब उसके शोल्डर को ग्रैब करके वो भी सो जाता है। तो अनजाने अजनबी बिना एक दूसरे को जाने पहचाने एक दूसरे को होल्ड करके सो गए थे। इसी तरह से अब आदत सा हो गया था वांगजी को। वांगजी सुबह सुबह विंग को तिरस्कार करता, धक्का देता, उसे बहुत परेशान करता, भरा बुरा कहता, उसे डराता, चाकू छुरी से डराता, टॉर्चर करता, उसके गले को दबाता, उसको जबड़ों को दबाता। तो कभी कभी रात में उसे कैंडल से जला दिया करता था, तो कभी कभी उसे बेल्ट से मारता भी था। लेकिन हर रात वांगजी विंग को पकड़ के सो जाता था और विंग भी वांगजी को पकड़ के सो जाता था। इतना ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद, रोने के साथ वो ऐसे ही करता था। अब जो कि वांगजी ने मिस तानिया को बोला था कि मैरिज सर्टिफिकेट बना, तो उसे बनाने में पूरा एक दिन लग गया था। इसी वजह से वांगजी अगले दिन का पूरा शेड्यूल खत्म करने के साथ ही जो उसका एज यूजुअल रूटीन था वो सब कंप्लीट करता और करने के बाद घर आता और वही वांगजी एज यूजुअली विंग को परेशान करता। फिर रात को काम खत्म करने के बाद उसे खाना बनवाता, फिर उसको पकड़ के सो जाता। अगले दिन सुबह विंग जो कि कचमचा रहा होता है और जब उठने का ट्राई करता है तो वांगजी ने उसको बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, इसलिए वांगजी को जब वो हटाने का ट्राई करता है तो वांगजी उसे खींच कर अपनी ओर ले लेता है और अभी विंग ना वांगजी के सीने के पास था। वांगजी उसको अपनी कीज में चापते हुए कहता है, सो जाओ चुपचाप से, मुझे थोड़ी देर और सोना है। विंग की नींद खुल चुकी थी और वो ऐसे न कचमचा रहा होता है। वांगजी उसको अपनी कीज में चापे हुए था और विंग निकल भी नहीं पा रहा था, इसी वजह से वो चुपचाप से वैसे ही लेटे रहता है। जब वांगजी का नींद पूरा हो जाता है और वो जब अंगड़ाई लेकर उठता है तो देखता है कि विंग उसको ही टुकुर टुकुर देख रहा है। वांगजी उसको गुस्से में घूरते हुए कहता है, क्या मेरे शकल पे तुम्हें घड़ी लटका हुआ दिखाई देता है जो बार बार मुझे घूरते रहते हो? हाँ, मुझे घूरने से तुम्हारा टाइम सही नहीं होने वाला है। सो उठो और जाओ, जल्दी जल्दी मेरे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करो और हाँ, जाने से पहले मेरे लिए कपड़े भी निकाल के जाओ। विंग चुपचाप से उठता है, क्लोजेट में से उसके लिए कपड़े निकालता है और निकालने के बाद वो नीचे आ जाता है। नीचे वाले वॉशरूम को यूज करके वो फ्रेश होता है और आकर के किचन में काम करना स्टार्ट करता है। अंकल हान कहते हैं, बेटा क्या तुम ठीक हो? विंग अनमने मन से हाँ में जवाब दे देता और कहता है, यस अंकल। और अपने मन में कहते हैं, जब जिंदगी में ग्रहण लगा हो ना और 7:30 चल रही हो तो किसी भी देव पितर से दिखवा ले अंकल, सही नहीं होने वाला है। हाँ, भले ही गली के तांत्रिक बाबा को भी बुला के लाओगे ना तो मेरी ग्रह दशा को वो सुधार नहीं सकते हैं। मैं इतना पनौती हूँ कि वो मेरे पास आएगा ना तो उसको भी पनौती लग जाएगी। विंग अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ काम कर रहा होता है और इस चक्कर में ना उसने जो खाना बनाया था ना वो थोड़ा जल गया था। फिर भी वो बना के रख देता है टेबल पे। जैसे ही खाना लगता है वांगजी आता है, सभी चीजें सही बनी थी, लेकिन वो जो विंग सोच रहा था ना वो थोड़ा जल गया हुआ था। तो जैसे ही वांगजी उसको एक बाइट लेता है ना, वो उसी में उगल देता है और उस खाना को, उस प्लेट को उठाकर फेंकते हुए कहता है, ये खाना किसने बनाया है? अब अंकल हान कहते, ये मैंने बनाया है। वांगजी उसे घूरते हुए कहता है, मैं जानता हूँ आपने ये नहीं बनाया है। और वो विंग को घूरते हुए उसे अपनी ओर खींचता है और अभी वांगजी विंग को इतने टाइटली पकड़े हुए था कि विंग के हाथों में दर्द हो रहा था। पकड़े हुए उसे कहता है, ये तुमने बनाया है? हाँ। तो विंग, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो रो रहा होता है। तो वो हाँ में सर हिला देता है। तो वांगजी कहता है, तुम्हें पनिशमेंट मिलती है कि तुम आज पूरे घर की सफाई अकेले करोगे। ये सुनकर तो अंकल हान कहते, क्या इतने बड़े विला की सफाई ये कैसे करेगा? तो वांगजी कहता है, मैंने बस कह दिया ना, ये करेगा तो करेगा, दैट्स इट। इतना बोल करके और वो बिना खाए वहां से उठ के चला जाता है। वो जैसे ही जा रहा होता है तो मिस तानिया वो पेपर लेके आ रही होती है। उसको आते हुए देखकर वांगजी रुक जाता है। मिस तानिया पेपर बढ़ाते हुए कहती है, सर ये पेपर आपने जो मंगवाया हुआ था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वाला। वो कहता है, ठीक है। और इतना बोलकर वांगजी उस पेपर को लाकर डाइनिंग टेबल में पटकता है और कहता है, एंजल, इस पे साइन करो। ये तुम्हारी आजादी और
गिरफ्तारी दोनों के पेपर हैं। तुम्हें क्या चुनना है, आजादी या फिर कैद? वांग जी की ये बात सुनकर विंग के तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। वो वहां आता है और जैसे ही वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखता है, उसकी तो सांसें उखड़ रही थी और वो बस मानो कि वो बेहोश ही होने वाला था। उसे अस्थमा अटैक टाइप से आ रहा था और वो धड़ाम से ना चेयर पे बैठ जाता है। वांग जी कहता है, नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो, अब जल्दी से चूज करो, क्या चाहिए तुम्हें, आजादी या कैद? हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आई नो ये भी एक शॉट में खत्म नहीं हुआ, मैं इसे भी 2 शॉट में खत्म कर दूंगी। जैसा भी लगे आपको ये 1 शॉट वाली स्टोरी, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना और मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।